अनुजा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप उस कलाकार के घर से आती हैं जिसे सब लोग कल्पना जुकर जी के नाम से जानते हैं। ये कितना सौभाग्यशाली मानती हैं आप अपने आप को? मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। मेरे घर की घराने की तीसरी पीढ़ी हूँ। मेरे नाना जी पंडित कृष्णराव मजुमदार, उनसे सीखी मेरी माता विदुषी कल्पना जोकरकर जी, और अब मैं थोड़ा कुछ सीख के कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। घर में ही वो संस्कार मिलना और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। घर में ही जब संगीत की स्वर लहरियाँ गूंजती हैं तो अपने आप धीरे धीरे वो हमारे मन मस्तिष्क में आती जाती हैं और हम अपने आप ही कुछ कुछ सीखते जाते हैं। तो आपने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया अपने आप में? जी, बचपन से ही ये बहुत चीज़ें सीखने मिली कि मम्मी का कोई कार्यक्रम हो, अगर वो कुछ नई बंदिश तैयार कर रही हैं या किसी एक थीम के ऊपर या किसी एक राग के ऊपर 10-12 दिन तक अगर मम्मी का अभ्यास चल रहा है, तो तभी बचपन में तो इतना कुछ समझता नहीं है, लेकिन वो बंदिशें या फिर वो चलन या फिर वो कुछ चीज़ें अपने आप याद हो गई, या फिर वो जो संस्कार वो जो आते जाते कानों पे पड़ते रहे, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा होता है। और वो जो अंदर जो संस्कार जैसे स्पॉन्ज की तरह होता है ना, जो अंदर पूरे ऐसे अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो और बिना पता चले कि बैठ के सामने जो तालीम होती है वो अलग, लेकिन उसके अलावा जब मम्मी की कहीं तालीम हो और मैं छोटी सी उनकी गोद में हूँ, या फिर घर में आते जाते जो जिस तरह का गाना बजाना सुना है, उसके ऊपर से बहुत सारी चीज़ें ना पता चलते हुए सीखने को मिलती है, जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तो आपने कब ये महसूस किया कि अब मुझे भी संगीत के क्षेत्र में अपना स्थान बनाना है और संगीत की सेवा करना है? संगीत की सेवा करना है, यही है, क्योंकि जैसे मेरा शिक्षण शुरू हुआ तो औपचारिक रूप से भी जो शिक्षण था, लेकिन सांगीतिक जो घर में जो तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, तो जैसे जैसे सीखते जाते हैं वैसे पता पड़ते जाता है कि ये संगीत कितना बड़ा महासागर है, जिसमें जितना हम लोग सीख पाए उससे और 10 कदम आगे, उससे और 10 कदम आगे दिखता जाता है। तो इतना बड़ा है ये कि जितना थोड़ा बहुत कुछ सीख के संगीत की जितनी सेवा कर पाएँ, उतना सौभाग्य। तो सबसे पहले आप कब उतरी थी मंच पर जब आपकी पहली प्रस्तुति एज ए परफॉर्मर रही होगी? मैं कुछ 7-8 साल की थी तब छोटे छोटे मोटे कार्यक्रमों में शुरुआत हुई। गणपति उत्सव का कार्यक्रम हो, या फिर हमारी पहली सीडी का प्रकाशन हुआ था, जिसमें वर्ष भर में जितने फेस्टिवल्स आते हैं, हर फेस्टिवल पे गाना था। तो इतने छोटे 55 में जब रिकॉर्डिंग वो हेडफोन सर के ऊपर ठीक से फिट भी नहीं हो रहा था, ऐसे टाइम पे मौका मिला कि स्टूडियो में जाके कुछ रिकॉर्डिंग्स हों, या फिर मंच पे कुछ थोड़े बहुत कुछ प्रस्तुतियाँ कर सके। बहुत पहले से वैसे सिलसिला बहुत बचपन से शुरू हुआ। फिर जब तालीम लेना शुरू किया तब बीच में ऐसे लगा कि थोड़ी कुछ अंतराल तक एक ब्रेक लिया, क्योंकि समझ में आता है कि जब तालीम शुरू होती है तो हमें कितना गाना नहीं आता है ये समझ आने लगता है। फिर तभी एक ब्रेक लेके बाकायदा अच्छे से तालीम लेके उसके बाद फिर शास्त्रीय संगीत तभी गाना अभी शुरू किया है। अनुजा जी, शास्त्रीय संगीत हमारी एक बरसों पुरानी परंपरा चली आ रही है, जिसे पुष्पित पल्लवित करने में बड़े बड़े संगीतकारों का और विद्वानों का योगदान रहा है। आपको क्या लगता है कि ये कितना भारत को समृद्ध कर रहा है और भारत को एक विश्व स्तर पर अलग पहचान दे रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारत, हमारा देश जो है, ये इतना वैरायटी इस देश में है जितना और कहीं भी नहीं है। और इस हमारे भारत की सबसे बड़ी खासियत है हमारी परंपराएं, हमारे ट्रेडिशंस जो कई कई सालों से चले आ रहे हैं। संगीत उसमें से मुझे लगता है सबसे पुराना ट्रेडिशन है। वेदों के समय से संगीत जो है वो शुरू है, और शास्त्रीय संगीत जो बहुत पहले की शुरुआत में ऐसा कहा जाता था कि शास्त्रीय संगीत ये भगवान को प्रसन्न करने का, या फिर भगवान के साथ जुड़ जाने का, भगवान से एक होने का मार्ग जो है वह शास्त्रीय संगीत है। फिर जब राजाश्रय का ज़माना आया तब वो राजाओं को प्लीज़ करने के लिए उनके गुणगान में गाया जाता था। उसके बाद में वो सोशली लोगों तक आया,
जैसे हमारे यहाँ का लोक संगीत, हर हर प्रांत का अपना लोक संगीत है, कितना पुराना है। और हर फेस्टिवल में, हर त्योहार में, हर छोटे छोटे उत्सव में कुछ ना कुछ लोक संगीत हमारे पास होता ही है। शास्त्रीय संगीत की इतनी पुरानी परंपरा है। तो मुझे लगता है एक तरह से ये संगीत हमें भी, देशवासियों को भी आपस में जोड़ता है और हमें बहुत अभिमान देता है। और पूरे जगत में कहीं भी जाइए, शास्त्रीय संगीत का अपना एक अलग मान है। बिल्कुल सही कहा कि शास्त्रीय संगीत पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करता जा रहा है और दूसरे देशों के लोग भी भारत आकर इस कला को सीख रहे हैं। आपने बहुत सारे समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में आप गई हैं। ये आपको कितना एक परिपक्वता प्रदान कर रहा है और कितना आपने महसूस किया है कि संगीत को जानने वाले, उसके कदरदानों की संख्या कितनी है? मुझे लगता है हर प्रदेश में जाना और वहाँ जाकर अपना गाना प्रस्तुत करना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है अपने आप में। सब जगह के ऑडियंस अलग हैं, लोग अलग हैं, सुनने वाले अलग हैं, लेकिन संगीत तो वही एक है। तो उसी संगीत के माध्यम से अलग अलग लोगों से जुड़ने का प्रयत्न करना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। ऐसे बहुत चीज़ें सीखने मिलती हैं। अच्छा, बीच में ये था कि बहुत सारी महफ़िलें कुछ कम हो गई थी शास्त्रीय संगीत की ख़ास तौर से, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब शास्त्रीय संगीत की महफ़िलों में भी बहुत सारी भीड़ जुटने लगी है, जो अमूमन बीच में देखने को नहीं मिलती थी। इसकी क्या वजह मानती हैं आप? मुझे लगता है यंगस्टर्स, हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं। बहुत लोग गाने के लेवल पे सीख रहे हैं और बहुत लोग कान से तैयार होने के भी लेवल पे बहुत हैं। तो जितने गाने वाले नए बन रहे हैं, उतने ऑडियंसेस भी मुझे लगता है कि एक नए सिरे से, एक नई पहलू से शास्त्रीय संगीत को देख रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि ये इतना प्रवाहशील है कि जब बहते जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा है कि ये उस सब से आगे जाके परिवर्तित होते हुए लेकिन अपना एक कायम रखे हुए आगे बढ़ रहा है। और इसी की वजह से हम लोग, मेरे ख्याल से संगीत है जो हम लोगों को आगे लेके जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हम देख रहे हैं अनुजा जी कि इस समय गुरु के माध्यम से तो हम सीख ही रहे हैं संगीत, लेकिन अब सोशल मीडिया बहुत सक्रिय हो गया है, जिसके माध्यम से भी, चाहे यूट्यूब हो या फिर दूसरे माध्यम हो, बहुत सारे लोग उसके माध्यम से भी संगीत सीख रहे हैं। इसे लेकर क्या कहना चाहती हैं कि ये कितना बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है ये प्लेटफॉर्म? मेरे ख्याल से लाभदायक तो है, क्योंकि इतना सारा, इतने अलग अलग कलाकारों का, जो अब कलाकार हैं भी नहीं लेकिन इतने बड़े हैं और इतना बड़ा काम किया है उन्होंने, उनका सब काम, सारा संगीत, अलग अलग उनके लाइव कॉन्सर्ट्स और सब हमको यूट्यूब पे अवेलेबल हो रहे हैं। तो सीखने के लिए वो सुनना और उस माध्यम से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। लेकिन चूँकि मैं गुरु शिष्य परंपरा में रह के गाना सीख रही हूँ अभी भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक गाइडेंस के तौर पे अच्छा होता है, लेकिन बेसिक तालीम जो है वो तो गुरु के पास सीखना मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों का एक तालमेल, दोनों का एक बैलेंस रखना कि गुरु से जो अपनी तालीम है, शिस्तबद्ध प्रॉपर वो गुरु से सीख के, उसके अंदर जो कुछ नई चीज़ें हैं, जितना हमारी गायकी को जितना सूटेबल है, ऐसे कुछ बाहर के इन्फ्लुएंसेस कुछ अच्छा लगता है तो वो सुन के, वो सीख के वो अपना सकते हैं। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा का भी अपना बहुत ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने बहुत सारे मराठी क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है, आपने लाइट म्यूज़िक में भी बहुत सारा काम किया है और क्लासिकल में तो आप कर ही रही हैं। बताएं थोड़ा उसके बारे में। बचपन से ही घर में लाइट म्यूज़िक भी, मम्मी शुद्ध शास्त्रीय गायिका होते हुए घर में उन्होंने हर प्रकार का अच्छा म्यूज़िक हमेशा अप्रिशिएट किया। हमें घर में बचपन से लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, किशोर कुमार, रफ़ी साहब से लेके गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, मधुरानी जी, सब गज़लें, पुराने गीत, हृदयनाथ मंगेशकर, श्रीनिवास खड़े जी के मराठी गीत, तो इस प्रकार के बहुत अच्छा संगीत हमें हमेशा, मुझे तो हमेशा बचपन से सुनने बहुत मिला है। उसका बहुत प्रभाव भी मेरे ऊपर है और मुझे लाइट म्यूज़िक गाना भी बहुत पसंद है। तो बचपन में, जब मैंने आपको कहा बीच में एक ब्रेक था जब मैं कॉन्सर्ट नहीं कर रही थी, तो शास्त्रीय संगीत नहीं गाना अलाउड था, उसकी तालीम चल रही थी, पर तभी लाइट म्यूज़िक में काफ़ी गाती थी। तो गज़ल, गीत, भजन, इस तरह से बहुत गाती थी। तभी जब पूना में रहती थी तब अपॉर्चुनिटीज़ आई कि
फ़िल्म के लिए, मराठी फ़िल्म्स के लिए प्लेबैक किया, कुछ एल्बम्स के लिए गाई, कुछ टीवी चैनल्स के लिए कुछ ट्रैक्स थे वह गाई। तो जैसा मौका मिला वैसे गाई। बेस सबका शास्त्रीय संगीत है, लेकिन लाइट म्यूज़िक का एक अपना अलग बाज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी आई, इसलिए मैंने किया, खुशी-खुशी किया। चलिए बहुत अच्छा ये बात है। तो आने वाले समय में और क्या विशेष आप इस क्षेत्र में करना चाहती हैं? क्योंकि आप शास्त्रीय संगीत से तो जुड़ी हुई हैं और हर एक कलाकार सोचता है कि मैं कुछ ऐसा नवाचार करूँ, कुछ इनोवेशन करूँ इस फ़ील्ड में। मुझे लगता है कि अ, नवाचार करना तो बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम करना चाहूँगी वो हमेशा रूट्स को पकड़े रहें, ये मेरी इच्छा होगी। और बहुत अच्छे प्रकार का म्यूज़िक हो। तो कुछ डिवोशनल म्यूज़िक है, उसके ऊपर अभी हम लोग 1-2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ लोक संगीत की धुनें हैं, उसको एक शास्त्रीय म्यूज़िक का ट्रीटमेंट देके कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारा बेस अब शास्त्रीय रख के, लेकिन उसमें आजकल का जो ज़माना है, जैसे आपने कहा कि यूट्यूब या सोशल मीडिया, तो उसके ऊपर सिर्फ लाइट म्यूज़िक के गाने क्यों आएँ? क्यों ना नए गाने शास्त्रीय संगीत पर आधारित भी क्यों ना हो? तो वैसे कुछ करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऊँचाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगी उन्हें? मैं उन्हें यही कहूँगी कि शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए जो मैंने अभी तक समझा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि 2 दिन में सीख के, 2 महीने में गा के, तीसरे महीने में आप प्रोग्राम कर देंगी, टीवी पे आके बहुत फेमस हो जाएंगे, वैसे ये नहीं होता है। तो बहुत पेशेंस से, और मेहनत तो हर फील्ड में है, करनी ही पड़ती है। आप अच्छे गुरुओं के पास जाके अच्छी तालीमबद्ध जो है अपना लर्निंग प्रोसेस पूरा करके थोड़ा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि इतना चकाचौंध की दुनिया है कि जल्दी से सबको फेमस होना है, सबको बहुत सारे लाइक्स चाहिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो वैसे टाइम में थोड़ा सा बैलेंस रख के अगर कुछ साल मेहनत कर ली, तो अगर 5-7 साल मेहनत कर ली, तो आगे 50 साल तक आपके साथ वो थॉट प्रोसेस आपके साथ जाएगी। क्योंकि गाना ही ऐसी चीज़ है कि जो बड़े-बड़े, मैं तो नहीं, बड़े-बड़े लोग कहते हैं कि 70-80 साल के हो गए फिर भी कहते हैं कि हम तो अभी भी सीख रहे हैं, हम तो अभी भी स्टूडेंट दशा में हैं। तो सीखते सब रहें, लेकिन थोड़ा पेशेंटली पहले अच्छे से तालीम लेके फिर आगे जाएंगे तो ये तो महासागर है, ये हमें बहुत चीज़ें देगा। बहुत अच्छी बात कही आपने और इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को ख़त्म करें, चलते-चलते सुनने वालों को आप क्या सुनाना चाहती हैं? चूँकि बारिश का समय है, एक शोभा गुरुटू जी की एक कजरी है, उसके 2 लाइन सुनाती हूँ। नजरिया 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 लागे नहीं कहीं और, नजरिया लागे नहीं कहीं और। हो तुम तो बलमा हो चिते चोर, लागे नहीं कहीं और, नजरिया लागे नहीं कहीं, लागे नहीं कहीं, लागे नहीं कहीं और। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनुजा जी बहुत ही अच्छा लगा आप हमसे बातचीत करने के लिए, इतना समय देने के लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।